This is an ABP Life podcast. किसान आंदोलन 2.0 के लिए किसानों ने फिर से कमर कस ली है। किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों से दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में है। आंदोलन को चलो दिल्ली मार्च नाम दिया गया है। हालांकि इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है। ये कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी किसानों की तैयारियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी दिल्ली में 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की तरफ से जारी किए गए हैं। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी वालोक पाठक ने वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु से बातचीत की। संवाद में आइए सुनते हैं ये पूरी चर्चा। एक बार फिर किसानों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पंजाब, हरियाणा के किसान फिर से एक बार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हालांकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान मान गए हैं, लेकिन हरियाणा के किसान और पंजाब के किसानों ने कहा है कि 13 फरवरी को वो दिल्ली में महारैली करेंगे। इसके लिए हरियाणा की सरकार ने कई सारे कदम भी उठाए हैं। कई जिलों में इंटरनेट सस्पेंड किया है, कई जगहों पर बैरिकेडिंग वगैरह हुई है। सबसे पहले हमें ये बताइए सर कि एक बार फिर किसान आंदोलन, वजह क्या है? देखिए, जब प्रधानमंत्री ने माफी मांग के तीनों कानूनों को वापस लिया था, उसके बाद किसान नेताओं ने सरकार की बात का भरोसा करते हुए कि एमएसपी के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी, जल्द ही एक कमेटी गठित की जाएगी और इसका एमएसपी को सुनिश्चित करने का निर्णय किया जाएगा। उस बात को लेकर किसानों ने ये कहा था कि ये आंदोलन जिन मुद्दों पे है, उन मुद्दों पे सरकार ने अपनी तरफ से सहमति दी है, इसलिए आंदोलन को स्थगित किया जाता है। आंदोलन खत्म नहीं किया गया था। उस वक्त जब वो वापस चले थे, तब भी उन्होंने घोषणा की थी कि आंदोलन को सरकार के निर्णयों तक स्थगित किया जाता है। बड़े साफ शब्दों में ये कहा गया था। बार बार आश्वासन मिले। उसके बाद जब एमएसपी कमेटी पे जिस समिति का गठन किया जाना था, उसके गठन में ही 8 महीने लगे और उसके गठन में ये पाया गया कि जिस व्यक्ति ने 3 कानूनों को, जो कृषि सचिव थे भारत सरकार के मिस्टर अग्रवाल, वही उस समिति के भी अध्यक्ष पाए गए। उसके बाद उस समिति में जो 28 सदस्य थे, उनमें अधिकतर सरकार का पक्ष रखने वाले ही लोगों को शामिल किया गया। उसके बाद किसानों ने अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस किया और उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई थी कि इस समिति से शायद हमारे बिंदुओं के समाधान उस प्रकार ना निकल पाए जिस प्रकार हम चाहते थे। तो उसका इंतजार किया गया, लेकिन उस समिति की कोई ठोस बैठकें किसानों के प्रतिनिधियों और किसान जत्थेबंदियों के जो नेता थे उनके साथ उस प्रकार से नहीं हुई। उसमें विस्तृत चर्चा होकर उन बिंदुओं के समाधान नहीं निकल पाए। बार बार किसान उस चीज का इंतजार करते रहे, लेकिन कोरे आश्वासनों से जब वो थक गए तो उनके अपने जो मुद्दे थे उनको लेके वो एक बार फिर से गंभीर हुए और सरकार की इस नीति और नीयत के ऊपर उनको विश्वास जब नहीं रहा तो उन्होंने दोबारा इस आंदोलन को फिर से शुरू करने का, फिर से आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। ये साफ तौर पे इस कारण से हुआ है। जहां तक आपने बात की है नोएडा की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो किसान अभी कुछ दिन पहले सड़कों पे उतरे थे, उनके मुद्दे अलग हैं। किसानों का ये जो मुद्दा है, जो किसान आंदोलन का मुद्दा रहा, वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की एक कानूनी गारंटी का मुद्दा है। उनके मुद्दे अपने मुआवजों के लिए थे और ये इस प्रकार से किसानों के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो निरंतर हर प्रदेश में बने हुए हैं, जहां समय समय पे किसान अपने प्रदर्शन करते रहते, अपने मुद्दों को
के समाधानों के लिए। लेकिन ये जो आंदोलन है ये भारत के पूरे कृषक समाज की व्यापकता और उसके संरक्षण के लिए है। जी, एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 25,000 किसान, 200 किसान संगठन, 5,000 ट्रैक्टर ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इसको लेकर हरियाणा सरकार ने बहुत ज्यादा तैयारियां की हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है कि बहुत जरूरी ना हो तो सड़कों पर ना निकलें। ये आपको क्या लगता है, एक बार फिर से किसानों के बीच और सरकार के बीच संघर्ष होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अनावश्यक रूप से सरकार ने एक पैनिक बटन को दबाया। जाने किस आशंका में ये पैनिक बटन सरकार ने दबा दिया, जिसकी अभी फिलहाल इस वक्त ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार के पास बहुत अधिक समय था। अगर वो चाहती किसानों के मुद्दों के समाधान तो वो निरंतर बातचीत का दौर शुरू रख सकती थी, जो उसने शायद उचित नहीं समझा। अब आप देखिए कि कल 2 दिन पहले केंद्र के 3 मंत्री किसानों से बात करने पहुंचे थे चंडीगढ़। कल फिर एक मीटिंग होने वाली है। तो ये सिलसिले जो बातचीत के हैं, ये सिलसिले जो समाधान के हैं, ये पहले भी किए जा सकते थे और किसानों को एक बार वहां तक बिना अवरोध के आने देने के बाद उनको यथास्थान दे करके उनको एक शांति प्रिय तरीके से बैठा के बातचीत का सिलसिला जारी किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने जाने किन परिस्थितियों में और किन कारणों से ये पैनिक बटन दबा दिया और इस प्रकार के अवरोध या इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना दी कि जिससे आक्रोश और असंतोष को एक नया आयाम मिलने की संभावना ज्यादा बलवती हो गई है। जी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव में जब 1-1.5 महीने से कम का है समय, तो यह एक बार फिर से सरकार पर एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है। चुनाव का फायदा उठाने की बात की जा रही है। इसको या तो पहले किया जाता या फिर थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाता नई सरकार के बनने का। इस तरह की भी बातें हो रही हैं। देखिए, जहां तक चुनाव की बात है या राजनीति से इस बात का संबंध स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि चुनाव के वक्त ही और चुनाव को, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते ही सरकार ने वो निर्णय उस वक्त किया था। राजनीति के दृष्टिकोण सरकार की तरफ से पहले अपनाए गए हैं और ये अब भी राजनीतिक दृष्टिकोण सरकार की तरफ से अपनाया गया है, जिसमें डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देना वो एक राजनीति का प्रतीक के रूप में ही देखा जाने लगा है। दूसरा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना, जो किसानों के नेता रहे हैं, अब वो किसानों के उन भावों को साधने के लिए राजनीतिक एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाने की तरह से देखा जाने लगा है। तो अब किसान अगर अपनी किसी भी मांग के लिए किसी समय पे एक निर्णय करते हैं तो उसको एक किसी खास ब्रैकेट में खड़ा कर दिया जाना मैं उचित नहीं मानता। जी, एक आखिरी सवाल है पूरे इस मसले पर। कई तरह की बातें उठ रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है। कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर्स को एक तरह से मॉडिफाइड कर दिया गया है। सरकार की तरफ से पैनिक बटन दबाने की बात आपने कही ही, सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयारी दिखा रही है। हमने वो दौर भी देखा है जब करीबन 9 महीने तक, 8-9 महीने तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, उसके बाद वो उठे थे। इस बार भविष्य तो खैर देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? समझौता या आंदोलन लंबा खींचेगा? देखिए, जहां तक किसानों को परिभाषित करने की बात है तो उसके लिए चंद लाइनें कही जा सकती हैं जी, है ना। और वो ये है कि हुकूमतों के खौफ से मेरी तरबियत बदल नहीं सकती, मैं क्या करूं, मुझे शौक है इंतहा से टकराने का। जी, किसान अपने आप में
अपने समाधान के लिए हमेशा शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। आप देखिएगा पूरे भारत में जितने भी प्रदर्शन किसानों की तरफ से किए गए वो अधिकतर शांतिपूर्वक रहे। और ये जो आंदोलन पिछली बार हुआ, किसान आंदोलन, ये 13 महीने चला और दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर किसान बैठे रहे, लेकिन किसी ने एक पत्थर तक नहीं फेंका, कोई हिंसा नहीं हुई। कभी भी हिंसा का सहारा इन किसानों ने किसी भी रूप में नहीं लिया जी, है ना। तो इन चीजों को देखते हुए किसान अपनी मांग और जायज मांगे हैं। देखिए, किसानों के प्रति अगर सरकारें गंभीर हों तो बहुत से ऐसे समाधान हैं जो किसानों के लिए हो सकते हैं। एक मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो किसानों से संबंधित है। आप देख रहे हैं कि वातावरण के अंदर कितने प्रकार के बदलाव हुए हैं और इन बदलावों के कारण को ये माना जाता है विश्व स्तर पे कि ये कार्बन फुटप्रिंट के वायुमंडल में अधिक हो जाने के कारण हुए जी। अगर हम कार्बन फुटप्रिंट को जानने की कोशिश करें तो ये साफ पता है और ये विज्ञान से शोध से पता लग चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड या वो गैसें जो वातावरण में हानिकारक हैं, उनका उत्सर्जन कहां से होता है? सबसे पहले पेट्रोलियम जी, उसके बाद कोल, थर्मल पावर स्टेशन जी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज, है ना। ये इस प्रकार के जो उत्सर्जन है इनको सीमित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते हुए और उस तरह की एजेंसीज जो सरकारों को इस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए जितना बड़ा एक अमाउंट, एक रकम, एक मुआवजा सरकारों को दिया जाता है, अगर वो उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो किसानी का बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। उसका एक कारण और भी है, क्योंकि किसान सदियों से अपने प्रयासों से और स्वाभाविक तौर पे कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए फसलों की रखवाली करता रहा, फसल उगाता रहा। ये सभी को मालूम है और ये यूएन की रिपोर्ट भी है कि प्रति एकड़ जो फसल, जो पेड़ पौधे रहते हैं वो कार्बन को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, एब्जॉर्ब करके संतुलित करते हैं वातावरण में जी। उसको देखना, उसको समझना, और उसके एवज में यूनाइटेड नेशन ने सुझाव भी रखा था कि किसानों को प्रति एकड़ कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने का मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो अभी तक किसी भी सरकार ने इस बिंदु को कभी भी ध्यान में नहीं रखा, कभी भी केंद्र में नहीं रखा। ज्यादातर वो मुआवजा ग्रीन इंडस्ट्री बनाए जाने के नाम पर एक इंसेंटिव के तौर पे इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शंस में जो बड़े कंस्ट्रक्शंस हैं उन कंपनीज के हिस्से में चला जाता है। जी, ये आपने एक बहुत जरूरी पॉइंट उठाया है और भी बहुत सारी बातें जो आपने हमें बताई विस्तार से। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.